ट्रू सॉल्यूशंस का क्लासिफिकेशन सीखा, ठीक है, कि किस तरीके से ट्रू सॉल्यूशन के को क्लासीफाई किया जाता है। तो अभी हम लोग सॉल्यूशंस के बारे में थोड़ी सी और एक बहुत ही शॉर्ट जानकारी लेंगे, ठीक है। ये शॉर्ट जानकारी कल हम लोग इसी शॉर्ट जानकारी के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे तो तुम्हें काफ़ी काम आएगी। देखो वो चीज़ क्या है, जब भी हम एक सॉल्यूशन तैयार करते हैं, ठीक है, तो ऐसा हम कहते हैं, मतलब मानते हैं हम लोग कि सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट होता है, और बेसिकली होता भी है, मैं ये नहीं कह रही नहीं होता है करके। तो सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ अ सॉल्यूट और उसके अंदर पाया जाता है सॉल्वेंट, दोनों मिलाकर वहाँ पे क्रिएट करते हैं सॉल्यूशन, बराबर। तो ऐसा जैसे मैंने कल बताया था कि जनरली हम ये मानते हैं कि सॉल्यूट वो चीज़ होती है करके जो लेस क्वांटिटी में मौजूद होती है, ठीक है। और उसके अलावा सॉल्वेंट को हमने ये कहा था कि जो थोड़ा से लार्ज क्वांटिटी में, ज़्यादा क्वांटिटी में मौजूद होता है, उस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं। लेकिन एक ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है जिसमें तुम ज़रूरी नहीं है कि सॉल्यूट को लेस क्वांटिटी में रखो, राइट। आपके पास यहाँ पर सॉल्यूट हो सकता है ज़्यादा क्वांटिटी में भी हो। जैसे मान लेते हैं ये कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर मैंने पानी भर के रखा है, फिलहाल ये पानी इनविजिबल है। ये एक आपके पास दूसरा कंटेनर है, मान लेते हैं इसके अंदर भी पानी भरा हुआ है। तो इस पहले कंटेनर में इमेजिन करते हैं आपके पास सॉल्वेंट के 1000 वाटर मॉलिक्यूल्स थे, ठीक है। सॉल्वेंट हमारा कौन है, वाटर, 1000 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। और साथ ही साथ में यहाँ पर जो तुम लोगों ने इसके अंदर लेट से शुगर डाली, तो शुगर के पार्टिकल्स यहाँ पे लेट से 200 यहाँ पे अपने पास क्या है, शुगर के पार्टिकल्स हैं। तो मैं ये कह सकती हूँ कि 1000 वाटर मॉलिक्यूल्स में 200 शुगर के मॉलिक्यूल्स हैं। लेकिन अगर मैं ऐसा कर दूँ कि यहाँ पे 200 शुगर के मॉलिक्यूल्स जो हैं उसके बदले इमेजिन यहाँ पे 890 शुगर के मैंने मॉलिक्यूल्स क्रिएट कर दिए और उसके रिस्पेक्ट में 1000 वाटर के मॉलिक्यूल्स रखे, तो तुम क्या देख रहे हो कि इस सिचुएशन से जब इस सिचुएशन को मैं कंपेयर कर रही हूँ तो इस कंपैरिजन में आपको दिख रहा है करके कि 890 शुगर के पार्टिकल्स हैं। मतलब पानी के और शुगर के पार्टिकल्स के बीच का रेशो, ठीक है, शुगर का रेशो अब क्या हो चुका है, बढ़ चुका है। तो एक ऐसा सोल्यूशन, ठीक है, अब एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें कंपैरेटिवली सॉल्यूट की क्वांटिटी कम होती है, ठीक है, जिसमें वो कम कंसंट्रेशन में मौजूद होता है, लो कंसंट्रेशन में मौजूद होता है। यहाँ पे सॉल्यूट के पार्टिकल्स कम है, तो मैं ये कह सकती हूँ कि यहाँ पे जो आपका सॉल्यूट है वो सॉल्यूट कैसा है, लो कंसंट्रेटेड है। तो ऐसे सोल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की क्वांटिटी लेस होती है, उस पर्टिकुलर चीज़ को हम लोग एक्चुअल में क्या कहते हैं, सोल्यूशन तो कहेंगे, बट उसका बहुत ही स्पेसिफिक नेम होता है, दैट स्पेसिफिक इज डाइल्यूट सोल्यूशन, ठीक है। और अगर मान लेते हैं आपके पास कोई एक ऐसा सोल्यूशन है जिसमें तुम्हारे पास जो सॉल्यूट है, उस सॉल्यूट की क्वांटिटी हम लोगों ने अच्छी खासी ज़्यादा रखी है, वहाँ पे हम लोगों ने लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को क्या किया है, रखा है। तो जब आप लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट रखते हो अपने सोल्यूशन के अंदर में, तो तुम उसे कहते हो करके कि हमारा जो गिवन सोल्यूशन है वो सोल्यूशन कैसा है, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है, ठीक है। कैसा सोल्यूशन है वो, कंसंट्रेटेड है। तो दो केसेस होते हैं हम लोगों के पास सोल्यूशन के। पहला कि आपके पास सॉल्यूट के पार्टिकल्स अगर कम है तो उस चीज़ को हम लोग ये कहेंगे कि वहाँ पे, ठीक है, करके आपके पास वो डाइल्यूट है। और अगर मान लेते हैं आपके पास वहाँ पे ज़्यादा पार्टिकल्स हैं तो उसे आप क्या कहोगे कि वो कंसंट्रेटेड है। अब जैसे इस चीज़ को देखें आप, ये 3 बीकर्स को ध्यान से देखो। अभी मैंने इस बीकर में पहले बहुत कम कॉपर सल्फेट को ऐड किया, बहुत कम कॉपर सल्फेट था। तो जब कॉपर सल्फेट बहुत ही कम क्वांटिटी में था तो ऐसे केस में तुम उसके कलर को ऑब्जर्व करो कि कलर कैसा क्या है, ठीक है। तो दिख रहा है करके कि कलर बहुत ही उसका लाइट सा है। फिर मैंने कॉपर सल्फेट, ठीक है, क्या कर दिया, थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में डाला, तो देखो थोड़ा लाइट ग्रीन से थोड़ा स्काई ब्लू कलर में वो चीज़ कन्वर्ट होगी, ठीक है। तो अभी ऐसे केस में यहाँ पे क्या दिख रहा है करके कि जैसे जैसे हम लोग कॉपर सल्फेट की क्वांटिटी को इंक्रीज करते जा रहे हैं, आपका कलर उतना ही क्या होता जा रहा है, डार्क ब्लू होता जा रहा है। अब मैंने यहाँ पे कॉपर सल्फेट ही क्यों चूज़ किया, देखो मैं कॉपर सल्फेट के अलावा कोई भी कलर्ड सोल्यूशन यूज़ कर सकती थी, ठीक है, जिस कलर्ड सोल्यूशन से हम ये पता लगा सकें करके कि वहाँ पर
मतलब ज़्यादा या कम क्वांटिटी करने से कोई चेंज ऑब्जर्व हो रहा है करके, राइट। अगर मैं एक कलरलेस सोल्यूशन डालूंगी तो ऑब्वियसली मेरे को चेंज ऑब्जर्व नहीं होगा, तो देयरफॉर मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक कलर्ड सोल्यूशन यूज़ किया है। अगर इस चीज़ को ऐसे भी समझा जा सकता है कि इमेजिन करो आपके पास 1 ग्लास नमक है, 1 ग्लास नमक में मतलब 1 ग्लास पानी है, सॉरी, उसमें तुमने 1 ग्लास नमक को ऐड किया। अरे यार मैं क्या बोल रही हूँ, तुम्हारे पास 1 ग्लास पानी है, उससे मैंने 1 चम्मच नमक को ऐड किया, तुमने उसको टेस्ट किया, ऑब्वियस है बिटर, थोड़ा बहुत लिटिल बिट वो आपको सॉल्टी लगेगा। उसके बाद तुम एक काम करना, वो जो आपने नमक लिया उसकी क्वांटिटी डबल ट्रिपल कर दो, तो थोड़ा और ज़्यादा वो आपको खारा खारा लगेगा। फिर एक काम करो, बहुत सारा नमक डाल दो, और ज़्यादा खारा लगेगा। तो यहाँ पे आप जब नमक डाल रहे हो, कभी कम कभी ज़्यादा फिर कभी बहुत ज़्यादा, तो उसके टेस्ट में फ़र्क पड़ रहा है। यहाँ पे जब तुम कलरफुल लिक्विड ऐड कर रहे हो तो तुम्हारे कलरफुल लिक्विड ऐड करने से उसके कलर में फ़र्क पड़ रहा है। तो होता क्या है कि अगर आपके सोल्यूशन में जो सॉल्यूट होता है, अगर उस सॉल्यूट की जो क्वांटिटी होती है, सॉल्यूट की क्वांटिटी को अगर हम लोग कम या ज़्यादा करें, तो सॉल्यूट की क्वांटिटी को कम या ज़्यादा करने से उसके कलर में भी फ़र्क पड़ सकता है कि किस तरीके का वो आपको अपीयर हो रहा है, उसका अपीयरेंस क्या है, उसका टेस्ट क्या है, और इवन कुछ केसेस में उसके स्मेल में भी फ़र्क आ सकता है, राइट। तो ये थे 2 टर्म्स जो तुम लोगों को पता होने चाहिए। पहला एक डाइल्यूट सोल्यूशन और दूसरा क्या होता है, कंसनट्रेटेड सोल्यूशन करके। ओके, ठीक है। तो अभी फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो ये आगे वाली चीज़ क्या है कि जब भी आप लोगों के पास कोई एक पर्टिकुलर सोल्यूशन होता है, तो वो पर्टिकुलर सोल्यूशन आप क्या कर सकते हो, एक्सप्रेस कंसंट्रेशन निकालनी है। अब जैसे मेरे पास एक सोल्यूशन रखा हुआ है, उस सोल्यूशन को मैं कैसे पता लगाऊंगी कि वो बहुत ज़्यादा डाइल्यूटेड है कि बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड है, मुझे कैसे पता चलेगा, राइट। तो ऐसे केस में वो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड है या बहुत ज़्यादा डाइल्यूटेड है, इस चीज़ को पता लगाने के लिए हम लोगों के लिए नेसेसरी होता है करके कि ये देखा जाए कि आपके पास उस गिवन सोल्यूशन में आखिर सॉल्यूट के कितने पार्टिकल्स आपके पास मौजूद हैं, राइट। यानी कि सॉल्यूशन की हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, कंसंट्रेशन की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं कि सॉल्यूशन कितना ज़्यादा कंसंट्रेटेड है। अब लेट्स से अगर मैंने तुमसे ये पूछा कि तुम्हारे क्लास में 20 गर्ल्स हैं और उनके रिस्पेक्ट में लेट्स से 30 बॉयज़ हैं, तो अगर मैं ये पूछूंगी कि व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स, तो तुम क्या कहोगे, 20 अपॉन में 50 मल्टीप्लाई बाई 100। 20 क्यों लिया, क्योंकि जितनी गर्ल्स हैं, और 50 क्यों लिया, टोटल जितने स्टूडेंट्स हैं। तो यहाँ से तुम्हारे पास ये चीज़ निकल के आई कि अच्छा कि गर्ल्स का परसेंटेज क्लास में कितना है, 40% है, राइट। तो वैसे ही जब आप लोगों के पास लेट से एक पर्टिकुलर सोल्यूशन है, तो उस सोल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या होगी, ठीक है, ये हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो सोल्यूशन की कंसंट्रेशन को नापने के बहुत सारे तरीके होते हैं। आप हायर स्टैंडर्ड्स में भी कुछ कुछ सीखोगे, बट राइट नाउ ऑब्वियस है कि मैं तुम्हें उतने सारे वो तरीके नहीं बता रही हूँ, ठीक है। जो तरीके आपको बताए जा रहे हैं उनमें से आपको जो सिलेबस में है बस वही। तो देखो पहला तरीका इनमें क्या होता है, सबसे पहले नंबर पे आता है कि कंसंट्रेशन यानी कि सी को हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं करके कि आपके पास कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है। अब देखो मैं सॉल्यूट के टर्म्स में ही एक्सप्रेस करेंगे हम लोग हमेशा कंसंट्रेशन को, हाँ, इस पॉइंट को थोड़ा नोट डाउन करके रखना, हमेशा सॉल्यूट के टर्म में एक्सप्रेस किया जाएगा। तो पहला आप लोगों के पास कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करने का तरीका क्या है कि कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है तुम्हारे पास। अमाउंट का मतलब राइट नाउ में यहाँ पे मेरा मतलब है मास, तो मास ऑफ सॉल्यूट तुम्हारे पास कितना है, ठीक है, और डिवाइडेड बाय जैसे नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी थी और डिवाइडेड बाय टोटल स्टूडेंट, तो वैसे अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आपके पास कितना है डिवाइडेड बाय आपके पास टोटल नंबर ऑफ अमाउंट, यानी कि टोटल मास आपके पास कितना है, ठीक है, टोटल मास कितना है। इस चीज़ को अब टोटल मास का मतलब किसका, सोल्यूशन का मास, ठीक है, टोटल मास मतलब किसका, सोल्यूशन का मास, और क्योंकि चीज़ों को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है यानी कि 100, तो इस तरीके से ये एक तरीका है कंसंट्रेशन को क्या करने की, कैलकुलेट करने का। अब लेकिन ये बात तो हम लोग सब जानते हैं कि सॉल्यूशन क्या है, इट इज़ द एडिशन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, राइट। मतलब सॉल्यूशन के निकालना है अगर आपको, तो आप सॉल्यूशन का मास कैसे निकालोगे, ठीक है, जो भी आपके पास वहाँ सॉल्यूट होगा उस सॉल्यूट का मास,
ठीक है। और दूसरा आपके सॉल्वेंट का मास बराबर यही चीज़ रहेगी, सॉल्यूट का मास और सॉल्वेंट का मास। यानी कि इस चीज़ को क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकती कि ये वाला पार्ट कि मेरे पास कितना सॉल्यूट का मास है, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नीचे सोल्यूशन की जगह क्या मैं ये लिख सकती हूँ, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मास का एडिशन एक्चुअल में और कुछ नहीं बल्कि आपका सोल्यूशन ही होता है। तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 100। ये हो गया आपका सेकेंड फॉर्मूला। ठीक है, क्लियर है। चलो अब थर्ड पॉइंट में आ जाते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट ये है कि ज़रूरी नहीं है हमेशा हम लोग रेशो, ठीक है, सोल्यूशन के रिस्पेक्ट में लें। ठीक है, सोल्यूशन के रिस्पेक्ट में हमेशा रेशियो नहीं लिया जाता है। हायर स्टैंडर्ड्स में आपको इसका रीज़न मिलेगा, ठीक है, 12th में या 11th की स्टार्टिंग में ही मिल जाता है। कई बार हम उसको सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में भी निकाल सकते हैं, यानी कि कितना मास ऑफ सॉल्यूट मेरे पास है और डिवाइडेड बाय, ठीक है, मेरे पास सॉल्वेंट का कितना मास है करके। ठीक है, सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में भी निकाल सकते हैं ये वाला। बट अभी 9th स्टैंडर्ड में कैसा है, तुम लोगों को सिर्फ एक ही कंसेप्ट पता होना चाहिए, वो है ये, या तो कंसेप्ट नंबर 1 या तो कंसेप्ट नंबर 2। कभी भी आपको सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में नहीं निकालने को बोलेगा, लेकिन ये बात एकदम ट्रू है कि हम लोग सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में भी निकाल सकते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है ना कि आप जो सॉल्यूट ऐड कर रहे हो वो सॉल्यूट हमेशा या आपका कैसा मतलब लिक्विड स्टेट में हो, जैसे मतलब सॉलिड स्टेट में हो। यहाँ पे मैं वर्ड मास यूज़ कर रही हूँ। ऐसा भी तो हो सकता है कि आपके पास जो चीज़ इन्वॉल्व है वो लिक्विड कोई हो। अगर लिक्विड कोई चीज़ इन्वॉल्व रहेगी तो ऐसे में फिर हम लोग मास वाला टर्म इन यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, अगर कोई लिक्विड इन्वॉल्व हो चुका है तो वहाँ पे ऑब्वियस है कि मास वाला टर्म इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा। वहाँ पे कौन सा टर्म इन्वॉल्व किया जाएगा? वॉल्यूम का। तो यानी कि कंसंट्रेशन में जहाँ पर हम लोग अभी ये लिख रहे हैं मास ऑफ सॉल्यूट, वहाँ पे लिखा जाएगा क्या? आपका बोलो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, मास की जगह क्या आ जाएगा? वॉल्यूम। जहाँ हम लोग ये लिख रहे हैं मास ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, तो इसमें मैं ये लिख सकती हूँ क्या कि उस चीज़ को वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, अगर दोनों चीज़ें वहाँ लिक्विड है, अगर सॉल्यूट भी लिक्विड है और अगर सॉल्वेंट भी लिक्विड है तो, ठीक है, एंड क्योंकि मुझे परसेंटेज में एक्सप्रेस करना है यानी कि इसलिए मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, ये वाला मैं काम कर सकती हूँ उस चीज़ को। ठीक है, अच्छा, अब इसमें एक तुम लोगों को मुझे एक चीज़ बतानी है कि इमेजिन आपका जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट की जो फिजिकल स्टेट है वो फिजिकल स्टेट आपकी सॉलिड है, लेकिन जो वहाँ पे आपने सॉल्वेंट यूज़ किया है उस सॉल्वेंट की जो फिजिकल स्टेट है वो फिजिकल स्टेट कितनी है? लिक्विड है। तो ऐसे केस में अगर तुम्हें अब कंसंट्रेशन निकालनी है तो ऐसे में क्या होगा? क्योंकि सॉल्यूट सॉलिड है तो वहाँ ऊपर में आएगा आप लोगों का मास ऑफ सॉल्यूट, और क्योंकि जब वो सॉलिड लिक्विड में डिसॉल्व होगा तो वहाँ से जो सोल्यूशन क्रिएट होगा वो सोल्यूशन भी कैसा होगा? एक लिक्विड ही होगा। तो देयरफॉर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या कहते हैं आपका? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन करके। ठीक है, और किसको मुझे परसेंटेज में निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये एक फॉर्मूला आ गया हमारे पास। तो जब दोनों चीज़ें अगर आपकी लिक्विड में है तो कैसे डील करना है, जब दोनों चीज़ें अगर आपकी सॉलिड में है तो क्या करना है, और जब दोनों चीज़ें आप लोगों का मान लेते हैं में से कोई एक सॉलिड है और आपका सॉल्वेंट लेट से लिक्विड है तो कैसे काम करना है ये मैं बता चुकी हूँ। ठीक है, कोई तकलीफ। और क्योंकि इन सब चीज़ों को हम लोग परसेंटेज की टर्म्स में निकाल रहे हैं इसीलिए यहाँ पे क्या किया जा रहा है? मल्टीप्लाई बाय 100 करके। डन। अच्छा, अब मेरे को यहाँ से एक फैक्ट बताना है। तुम लोगों की बुक्स में मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व की है कि वो चीज़ ऐसे लिखा जाता है कि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इक्वल टू कितना? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। क्योंकि तुम अभी एक छोटे स्टैंडर्ड में हो तो तुम इस तरीके का काम कर सकते हो, बट ये जो स्टेटमेंट यहाँ लिखी गई है ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू नहीं है। ठीक है, हायर स्टैंडर्ड्स में 11th-12th में तुम्हें पता चलेगा कि ज़रूरी नहीं होता है कि जब आप दो चीज़ों को आपस में मिक्स करके एक सोल्यूशन क्रिएट करो तो उन लोगों का वॉल्यूम, जैसे अगर 10 ml है और 5 ml है तो मिक्स करने के बाद 15 होगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, कई बार मिक्स करने के बाद का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज भी हो सकता है, ठीक है, और आपका जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज भी हो सकता है करके। तो वॉल्यूम एक एडिटिव प्रॉपर्टी नहीं है, बट क्योंकि 9th क्लास में हम लोग उस तरीके के कोई सोल्यूशंस नहीं ले रहे हैं जिनमें ये ऑब्जर्वेशन दिखे कि वॉल्यूम बढ़ गया ऐड होने के बाद या वॉल्यूम आपका घट गया, तो देयरफॉर 9th स्टैंडर्ड में ये वाली चीज़ आपकी ट्रू है। ठीक है, 12th में एक चैप्टर आता है सोल्यूशन एंड कोलोगेटिव प्रॉपर्टीज,
उसमें राउल्स लॉ करके एक टॉपिक होता है जिसमें नेगेटिव डेविएशन पॉजिटिव डेविएशन वाले टॉपिक्स रहते हैं, तो उनमें ये बात आएगी आपकी वॉल्यूम एक आपकी एडिटिव प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, केमिस्ट्री में अगर मैं बोलूँगी कि मेरे को वॉल्यूम एक एडिटिव प्रॉपर्टी है तो नो, केमिस्ट्री में आपकी वॉल्यूम एक एडिटिव प्रॉपर्टी नहीं है। वो इसीलिए क्योंकि जिन दो चीज़ों को आप मिक्स कर रहे हो, ठीक है, वो मिक्सिंग एक्चुअल में हो सकता है कई बार कुछ अलग चीज़ें दे दे, तो इसीलिए केमिस्ट्री में वॉल्यूम को याद रखना एक एडिटिव प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स आपस में किस तरीके से इंटरैक्ट करते हैं उनके इंटरैक्शन पे डिपेंड करता है, जो आप 12th में सीखेंगे। बट राइट नाउ तुम ये मानकर चल सकते हो करके कि फिलहाल जो तुम्हें जितने भी सवाल दिए जाएंगे स्कूल में, उन सारे सवालों में तुम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को बिल्कुल ये पार्ट लिख सकते हो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ क्या कहते हैं आपका सॉल्वेंट करके। ठीक है, तो ये मैंने तुम लोगों को कुछ कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करने वाले टर्म्स बताए कि किस तरीके से इन फॉर्मूलोज की मदद से हम लोग कंसंट्रेशन क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। बट आगे और आगे 10th के बाद अलग चीजें सीखोगे, बेटर टेक्निक से बेटर टेक्निक सीखोगे। नाउ ये आप लोगों के लिए आप लोगों की इतना ही है, इतना चाहिए कि आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तो इसके बेसिस के मतलब इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो हम लोग कल करेंगे, राइट। लेकिन अब इसमें बस एक टॉपिक पढ़ाकर इस चीज़ को हम ओवर करते हैं फिर आज के लिए, कि बेसिकली अगर आपको ऐसा लिख कर दिया जाए कि कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, तो तुम्हें कंसंट्रेशन वर्ड से क्या समझ में आता है। ठीक है, तुम्हें कंसंट्रेशन वाले वर्ड से क्या समझ में आता है। जैसे ज्योग्राफी में तुमने शायद ये वर्ड सुना होगा सेक्स रेशो, तो तुम्हें उस सेक्स रेशो वर्ड से क्या समझ में आता है कि आपके पास 1000 अगर आपके पास बॉयज़ हैं, ठीक है, तो 1000 बॉयज़ में, ठीक है, आप लोगों के पास कितनी नंबर ऑफ गर्ल्स हैं, ठीक है, कितनी नंबर ऑफ गर्ल्स हैं, राइट। यही होता है आप लोगों का सेक्स रेशो। तो वहाँ पे मैंने बॉयज़ को 1000 ही क्यों रखा, क्यों पूरे इंडिया में कैसे 1000 बॉयज़ ही है क्या, नहीं, बट हमने एक स्टैंडर्ड सेट किया क्या, ठीक है। वो स्टैंडर्ड क्या है आपका कि हम लोग क्या लेंगे, 1000 बॉयज़ ही लेंगे करके एक्चुअली, राइट। तो इसीलिए ये वाली जो चीज़ है कंसंट्रेशन, इस कंसंट्रेशन को भी हम लोग किस तरीके से डिफाइन करते हैं कि इमेजिन करो अगर आपके पास 100 ग्राम का सॉल्यूशन अगर होता, ठीक है, अगर आपके पास 100 ग्राम का सॉल्यूशन होता और उस 100 ग्राम के सॉल्यूशन में, ठीक है, आपके पास कितने, मतलब आपके पास उस 100 ग्राम के सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट का अवेलेबल है, इस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन कहते हैं। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन कहते हैं। तो व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कंसंट्रेशन। अगर कोई तुमसे पूछेगा कि कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, तो कंसंट्रेशन का मतलब ये होता है करके कि कितना अमाउंट का करके आप लोगों के पास सॉल्यूट अवेलेबल है, ठीक है, किसमें, 100 ग्राम के सोल्यूशन में। ठीक है, तो फिर हम लोग इस चीज़ को ओवर करते हैं अभी कंसंट्रेशन वाले पार्ट को। कल हम अपनी स्टार्टिंग इसके न्यूमेरिकल से करेंगे एंड सॉल्युबिलिटी वगैरह एंड सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड वाला पार्ट फिनिश करेंगे। ठीक है, ओके फिर।